हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಆಪ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟ ದೆಹಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಕೈಲಾಶ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಮರುದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಬಾರಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ದಾಳಿಗಳ ನಂತರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಆಪ್ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರದೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಎಪಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ. ಕೈಲಾಶ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಈ ಆರೋಪವನ್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ನನಗೆ ಸುಲಭದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆಯವರ ಕಾಲದಿಂದ ನಾನು ಆಪ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾನು ಯಾರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಯಾಣ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ಖಟ್ಟರ್, ದೆಹಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವೀರೇಂದ್ರ ಸಚ್ದೇವಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರರು, ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸುಮೇಶ್ ಶೋಕೀನ್ ಎಎಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದವು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಆಪ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಎಎಪಿಗೆ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ತೊರೆದಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ ದೆಹಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಾಗಿದೆ. ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅತೀವ ನೋವಿನಿಂದ ನಾನು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ದೆಹಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ದಿಲ್ಲಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की मेंबरशिप ग्रहण की खट्टर साहब की प्रेजेंस में, और मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए ये कोई आसान कदम नहीं था. अन्ना जी के दिन से हम पार्टी से जुड़े, और लगातार दिल्ली वासियों के लिए काम करते आए, एज ए एमएलए भी और एज ए मिनिस्टर भी. और सही पूछे तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया. हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया. और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया. तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है. इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है. मैं तो पेशे से वकील हूं. वकालत छोड़ के हम आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्ना जी के टाइम से, और मेरे ख्याल से केवल मैं नहीं था, हजारों लाखों कार्यकर्ता लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना काम छोड़ा और एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी से जुड़े, क्योंकि उन्होंने उस पार्टी में एक उम्मीद देखी, एक व्यक्ति में उनको उम्मीद दिखी. उस विचारधारा से वो जुड़े और मैं भी जुड़ा, और लगातार दिल्ली वासियों की सेवा करने के मकसद से मैं जुड़ा पार्टी में. राजनीति करने का मेरा और कोई मकसद नहीं था, लेकिन केवल अगर कोई मकसद था तो सिर्फ लोगों की सेवा करना और दिल्ली का हम किस प्रकार से विकास कर सकें, उस
मकसद के लिए हम जुड़े, लेकिन जब अपनी आंखों के सामने अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इकट्ठा आए, जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली, तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा, और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन शब्दों के पीछे वो लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज है, वो भावना है कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। एक आम आदमी की सेवा करने के लिए जुड़े थे, वो आम आदमी से मेरे ख्याल से सब वो लोग खास हो गए हैं। मैंने अपने पत्र के माध्यम से जो किन कारणों से मैं आम आदमी पार्टी छोड़ी, वो मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैंने अपने पत्रों के माध्यम से सारी चीज़ें लिख दी हैं, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई सरकार अगर लगातार हर छोटे विषय पे, हर बड़े विषय पे अगर केंद्र सरकार के साथ पूरा समय, चाहे उसके मंत्री हैं चाहे चीफ मिनिस्टर हैं, अगर पूरा समय अगर वो लड़ाई में निकालेंगे, तो मेरे ख्याल से दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। दिल्ली का विकास अगर हमें करना है तो अपने अच्छे संबंध बना के रखने ज़रूरी हैं। मेरा जितना समय एज ए मिनिस्टर निकला, जितने भी विभाग रहे, मुख्य रूप से आज भी मुझे एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही जाना जाता है, और जितना भी मुझे मौका मिला मैंने पूरी कोशिश की कि चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे एलजी से है, क्योंकि हमारा मकसद दिल्ली वासियों के लिए काम करने का था। हमारे पॉलिटिकल एम्बिशंस को आगे रखने का नहीं था, अपने पर्सनल एम्बिशंस को आगे रखने का नहीं था। मेरे ख्याल से जितने भी लोग आम आदमी पार्टी में जुड़े, उनका मकसद अपना, कि किसी चीज की वजह से अब मैं जो चाहता हूं वो ऊपर हो, वो मकसद नहीं था। लोगों का काम करने का मकसद केवल था। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर दिल्ली का विकास अगर वाकई में हो सकता है, तो फिर वो केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के एक मजबूती के साथ आगे बढ़ के उसका विकास हो सकता है। और यही कारण रहे कि मैं बीजेपी के परिवार से जुड़ा हूँ आज। हमारे आदरणीय और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो विजन है, उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो काम है, उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर होके और उनकी लीडरशिप के अंडर, और आदरणीय अमित शाह जी, हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, नड्डा जी, जितने भी और सीनियर लीडर्स हैं, मैं समझता हूँ उनकी गाइडेंस के अंडर मैं काम करता रहूँगा। पहले भी काम करता रहा हूँ, और एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उसको मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। और मेरा मकसद, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरा मकसद केवल राजनीति में, मैंने जब प्रैक्टिस छोड़ के जब राजनीति ज्वाइन की, तब भी मेरा मकसद था कि लोगों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए और देशवासियों के लिए कैसे काम किया जाए। वो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और जितने भी यहाँ सीनियर लीडरशिप है, मुझे समय समय पे उनका गाइडेंस मिलता रहेगा, और हम दिल्ली के लिए और देशवासियों के लिए काम करते रहेंगे। जय हिंद।